हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, जिसका एक टॉपिक है सोवियत प्रणाली और इसकी विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सोवियत प्रणाली से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। उसके बाद एक 6 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटन क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा एक सोवियत प्रणाली की एक तस्वीर। आप देख सकते हैं दोस्तों, बाएं साइड में हथौड़ा बना हुआ है, हल बना हुआ है और हसुआ बना हुआ है, और एक ऊपर में स्टार दिया गया है दोस्तों। और यही थी सोवियत प्रणाली की एक कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह। और दोस्तों, इस पार्टी की स्थापना की थी व्लादिमीर लेनिन ने, और इनका दाएं साइड में आप फोटो देख सकते हैं, और ये थे व्लादिमीर लेनिन। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में जानते हैं। सोवियत प्रणाली रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की शक्तियां कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी। यानी दोस्तों, जो ये सोवियत प्रणाली आई है, यह 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, ये उससे हुआ। और दोस्तों, यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति लोग थे, उनके खिलाफ यह क्रांति हुई थी दोस्तों। और राजा और निरंकुश शासकों के विरोध करने के लिए लोगों ने यह क्रांति की थी। और दोस्तों, यह क्रांति 1917 में हुई थी, और इससे वहाँ पर समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यानी वहाँ पर इसके बाद समाजवाद की आदर्शों, समाजवाद एक ऐसा विचारधारा होता है दोस्तों, जिसमें सारी संपत्ति का अधिकार सरकार के हाथों में होगा, जो जनता द्वारा चुनी होती थी, और वो जनता के हिसाब से फैसले लिया करते थे, और सभी जनता को समान रूप से उसमें रहने का अधिकार होगा, उसका सभी का बराबर अधिकार होगा। और दोस्तों, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की शक्तियाँ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, और 1917 में जब वहाँ पर समाजवादी शासन आया, तो वहाँ पर वो सत्ता दे दी गई किसे, कम्युनिस्ट पार्टी को। और दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का दूसरी दुनिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों की राजनीतिक और साम्यवादी व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। दोस्तों, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो उस समय पूर्वी यूरोप के देश जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये सभी जो जितने भी देश थे दोस्तों, इन सभी देशों ने मिलकर एक संघ बना लिया, जिसे सोवियत संघ कहा गया। और इसी संघ को, यानी सोवियत संघ को, दूसरी दुनिया कहा गया दोस्तों। और वो इसलिए बनाया गया था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, ये इस तरह का इसलिए बनाया गया था दोस्तों। अमेरिका को पहली दुनिया कहा जाता था, रूस यानी पूरे सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था, और भारत जैसे विकासशील देश जो उस समय थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, उन्हें तीसरी दुनिया कहा जाता था। और दोस्तों, ये लड़ाई इसलिए हुई थी ताकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा का विभाजन हो चुका था। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, और इसलिए इसे सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता है। और दोस्तों, हम लोग अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे, वह निम्नलिखित हैं। दोस्तों, सोवियत संघ जो बनाया गया था, वो बनाया गया था 1922 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, और इसमें 15 देशों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें पहला देश था रूस, दूसरा देश था यूक्रेन, तीसरा था बेलारूस, चौथा मालदोवा, पांचवा लातविया, छठा लिथुआनिया, सातवां एस्टोनिया, आठवां जॉर्जिया, नौवां आर्मेनिया, 10वां अजरबैजान, 11वां कजाकिस्तान, 12वां उज्बेकिस्तान, फिर 13वां तुर्कमेनिस्तान, फिर 14 किर्गिज़स्तान, फिर उसके 15वां था और तजाकिस्तान। इन सभी 15 देशों को मिलाकर बनाया गया था दोस्तों सोवियत संघ। और हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, सोवियत का अर्थ होता है परिषद। सोवियत संघ जो नाम रखा गया था, जिसका अर्थ होता है परिषद।
और दोस्तों इससे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं, जो मैंने आपको एक जो सबसे अंत में उसे करवाया है। और आइए दोस्तों हम लोग नीचे बढ़ते हैं। सोवियत संघ को USSR भी कहा जाता है, जिसका विस्तारित रूप है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि सोवियत संघ का यानी USSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें दोस्तों, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और ये आपके एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं। सोवियत संघ की स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को की थी। व्लादिमीर लेनिन जो सोवियत संघ के सबसे प्रमुख नेता थे, उन्होंने ही 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ को यानी 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया था। और दोस्तों अब हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं। व्लादिमीर लेनिन को पूरी दुनिया में समाजवाद का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि लेनिन ने ही पूरे देश में या पूरे सोवियत संघ या पूरी दुनिया में यह समाजवादी विचारधारा को और प्रेरित किया और उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने ही सभी को समान अधिकार दिया और सभी का संपत्ति पर बराबर अधिकार बताया। और दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है लेनिन की तस्वीर। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, ये व्लादिमीर लेनिन की तस्वीर है। और दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1924 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के सबसे प्रमुख नेता जोसेफ स्टालिन बने। दोस्तों 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था और 1924 में इनका देहांत हो गया, और इनकी मृत्यु के बाद सोवियत संघ के सबसे प्रमुख नेता जोसेफ स्टालिन को बनाया गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे प्रमुख नेता बनकर उभरे। और दोस्तों अब अगला पॉइंट है, सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने ही 1928 ईस्वी में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों हमारे देश में जो 1950 में पंचवर्षीय योजना लाया गया था, वो रूस से ही लिया गया था दोस्तों, और रूस में 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी। और दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जोसेफ स्टालिन ने जबरन या बलपूर्वक सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में सामूहिक खेती की शुरुआत की। और दोस्तों 1928 में ही जोसेफ स्टालिन ने सामूहिक खेती की शुरुआत की, क्योंकि उस समय पूरे सोवियत संघ में अनाज की कमी हो गई थी, और जो बड़े बड़े किसान थे वो अपने अनाज को बेचने से इनकार कर रहे थे या और लोगों में बांटने से इनकार कर रहे थे, और वो बड़े बड़े किसान थे जो अपने अनाज को बेचना नहीं चाहते थे। इसलिए सरकार ने यानी जोसेफ स्टालिन ने खेतों का सामूहिक पूर्वक एकीकरण किया और सामूहिक खेती की शुरुआत की 1928 ईस्वी में। और दोस्तों अब हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये हमेशा 4 या तो 4 मार्क्स का हमेशा यानी 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। सोवियत प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, पूंजीवाद का विरोध। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और यह निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना चाहती थी। दोस्तों जो सोवियत प्रणाली थी वह निजी संपत्ति, जैसे कोई बड़े उद्योगपति या जो जितने भी धनवान लोग थे उनका विरोध करती थी, और ये जितने भी निजी संपत्ति की संस्था थी उसे समाप्त कर देना चाहती थी, और सभी संपत्ति को सभी लोगों में समान रूप से हिस्सेदारी के रूप में बांटना चाहती थी, इससे किसी के बीच में लड़ाई या आपसी मतभेद ना हो। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है केंद्रीय योजना प्रणाली। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और संसाधनों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता था। सभी कृषि, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियां राज्य के स्वामित्व में थी। यानी दोस्तों जो ये है केंद्रीय योजना प्रणाली, ये समाजवाद की तर्ज पर काम करती थी, यानी सभी संसाधनों का जो नियंत्रण था, जैसे उत्पादन, वितरण और संसाधनों का नियंत्रण, वो सरकार द्वारा किया जाता था, और सभी कृषि, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियां राज्य के स्वामित्व में थी। यानी राज्य की जो सरकार होती थी, देश की सरकार होती थी, वो सभी इन संसाधनों पर नियंत्रण करती थी। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है एक दल का शासन। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया।
सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी दोस्तों जो सोवियत प्रणाली जो थी उसकी राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था थी, यानी केवल एक ही पार्टी का शासन होगा और इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी या कोई विपक्ष दल नहीं होगा जो उसका विरोध करेगा। सिर्फ एक पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी के हाथ में सारी सत्ता दी जाएगी, सारी शक्तियां दी जाएगी और उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। और दोस्तों चौथा पॉइंट है संचार प्रणाली। सोवियत संघ के संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत थी। उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थी जिसमें खनिज, तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन शामिल है। जो सोवियत संघ की संचार प्रणाली थी उसके पास विशाल ऊर्जा भंडार थे, खनिज तेल था जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल हो गया, ये सभी उनके पास थे, और लोहा था और इस्पात जो कारखाने होते हैं वो सभी उनके पास उपलब्ध थे और मशीनों का भी उत्पादन वहाँ होता था। और ये इसकी संचार प्रणाली बहुत ही अच्छी संचार प्रणाली मानी जाती थी। और दोस्तों पांचवा है उन्नत उपभोक्ता उद्योग। उन्नत उपभोक्ता उद्योग यानी सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। जो सोवियत प्रणाली थी दोस्तों वहाँ पर घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत ही विशाल मात्रा में किया जाता था और वहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी निर्माण होता था और एक बड़ी से भी बड़ी चीज़ का निर्माण होता था। जैसे वहाँ पर पिन भी बनाई जाती थी और सबसे बड़ी चीज़ कार का भी निर्माण वहाँ पर किया जाता था। और दोस्तों सबसे अंतिम पॉइंट है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। सोवियत सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सुनिश्चित कर दी थी। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। यानी जो सोवियत संघ की सरकार थी दोस्तों वो अपने नागरिकों की लाइफ स्टाइल भी डिसाइड करती थी, और यानी वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधा कैसी होगी, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी, इन सभी चीज़ों का भी सोवियत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। और वो उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा ये भी उपलब्ध कराती थी, बच्चों की देखभाल भी करती थी और उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करती थी, और लोक कल्याण की चीज़ें भी वो रियायती दर पर यानी बहुत ही कम मात्रा में, यानी बहुत ही कम रुपए में या बहुत ही कम दामों में वो चीज़ों को वो मुहैया कराती थी, यानी लोगों को देती थी। और यही सोवियत संघ की प्रणाली की 6 विशेषता है दोस्तों। आप इसे ज़रूर लिख लें अपनी नोट कॉपी में और इसे ज़रूर याद करें, ये आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग MCQ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला MCQ क्वेश्चन है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है A 1917, B 1922, C 1936 या D 1945। तो दोस्तों सोवियत संघ की जो स्थापना हमारे किताब में दी गई है वो दी गई है 1917, लेकिन सोवियत संघ की पूर्ण रूप से स्थापना की गई थी 1922 ईस्वी में, लेकिन इसकी नींव 1917 में ही रूसी क्रांति के समय डाल दी गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A यानी 1917। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की स्थापना में सबसे प्रमुख क्रांति कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों A फ्रांसीसी क्रांति, B रूसी क्रांति, C अमेरिकी क्रांति या D चीनी क्रांति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B यानी रूसी क्रांति, क्योंकि 1917 में ही रूस में क्रांति हुई थी और यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और सारे राजा महाराजाओं के विरोध में हुई थी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा B यानी रूसी क्रांति। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली का नेतृत्व शुरुआत में किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों A जोसेफ स्टालिन, B व्लादिमीर लेनिन, C लियोन ट्रोट्स्की या D निकिता क्रुश्चेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B व्लादिमीर लेनिन। यानी दोस्तों 1917 से लेकर के 1924 तक व्लादिमीर लेनिन ने पूरे सोवियत संघ में शासन किया और उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली और उसका नेतृत्व किया। और दोस्तों चौथा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों A पूंजीवाद, B समाजवाद या D सामंतवाद या C सामंतवाद या D मिश्र इस अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा B यानी समाजवाद। जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों वो थी समाजवाद, यानी जिसका सही उत्तर हो जाएगा B यानी समाजवाद। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है,
सोवियत संघ में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसके पास था? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए निजी व्यक्तियों के पास, बी राज्य के पास, सी विदेशी कंपनियों के पास, या डी धार्मिक संगठनों के पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी राज्य के पास। राज्य का जो सरकार थी दोस्तों उसके पास ही सभी चीज़ों का स्वामित्व था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के पास। और दोस्तों छठा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली में राजनीतिक शक्ति का आधार क्या था? ए एक दलीय व्यवस्था, बी बहुदलीय व्यवस्था, सी राजतंत्र, या डी सैन्य शासन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी एक दलीय व्यवस्था। और दोस्तों जो सोवियत संघ में ये शासन करती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, इसने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया और वहाँ पर किसी भी विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ वो एक लौती पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी जो पूरे देश का शासन चलाती थी। और दोस्तों सातवां प्रश्न है, यूएसएसआर का विस्तारित रूप क्या है? देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, यानी इससे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रिपब्लिक, आपके सामने बी ऑप्शन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, आपके सामने सी ऑप्शन है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, या डी ऑप्शन है दोस्तों यूनियन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रसिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका सही उत्तर है, यानी यूएसएसआर का ये फुल फॉर्म है। तो जरूर इसे याद कर ले दोस्तों। और दोस्तों आठवां प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है ए निजी संपत्ति को प्रोत्साहन, बी केंद्रीकृत नियोजन, सी धार्मिक स्वतंत्रता, या डी बाजार आधारित प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीकृत नियोजन। और दोस्तों क्योंकि वहाँ पर सभी संसाधनों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता था, जैसे खेत यानी कृषि, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ थी वो सरकार के नियंत्रण में थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केंद्रीकृत नियोजन या योजना कह सकते हैं। और दोस्तों आपके सामने नौवां प्रश्न है, बी यानी सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15, या डी 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 15। आपको मैंने पूरे 15 देशों का नाम ऊपर बता दिया है दोस्तों। और आपके सामने 10वां प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के प्रमुख नेता कौन बने थे? आपको मैंने ये भी क्वेश्चन ऊपर बताया दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है ए जोसेफ स्टालिन, बी निकिता क्रुश्चेव, सी लियोनिड ब्रेजनेव, या डी बोरिस येल्त्सिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन ने ही दोस्तों 1924 से लेकर के 1953 तक पूरे रूस या पूरे सोवियत संघ का बागडोर शासन संभाला था। और दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली में सोवियत शब्द का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों ए क्रांति, बी मजदूर, सी परिषद, या डी सरकार। तो आपको इसका उत्तर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उत्तर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर इसे जरूर डाल दूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए।